नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब दिल्ली में तो बिगुल बज ही गया है। दो और विधानसभा सीट जिनके लिए उपचुनाव होने हैं, एक तमिलनाडु की है और दूसरी उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की भी कौन सी है? अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां से 2022 में अवधेश प्रसाद जीते थे। और लोकसभा का चुनाव जब उन्होंने लड़ा और जीता फैजाबाद सीट से, तो उसके बाद मिल्कीपुर की सीट उनको छोड़नी पड़ी कानूनी बाध्यता के चलते। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर में नहीं हो पाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की एक याचिका कोर्ट में विचाराधीन थी मिल्कीपुर को लेकर के। अब वो याचिका वापस ली जा चुकी है और दिल्ली के साथ ही जिन 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने, उनमें मिल्कीपुर भी है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे, जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था, उसके नतीजों ने तो अखिलेश यादव को हिला ही दिया था बिल्कुल। और वो पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे उस समय। और मैं रिजल्ट देख रहा था 2022 का कि जीत का अंतर कितना था मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में। दोनों के बीच जीत का अंतर 13,000 था। और उपचुनाव है, उपचुनाव का मतलब आम तौर पर यह माना जाता है, अगर बिल्कुल ही एक तरफा किसी के पक्ष में पलड़ा ना झुका हुआ हो, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पक्ष में आमतौर पर पलड़ा झुक जाता है। और 13,000 का अंतर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अंतर है। और जिस तरीके से वो 7 सीटें जीती थी 9 में से, और जिस तरह उसके बाद से संभल और तमाम दूसरे एक एक तरीके से अभियान जारी हैं योगी आदित्यनाथ, उसके दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि मिल्कीपुर भी इस बार समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मेरे साथ 2 महानुभाव जुड़ रहे हैं, उनसे मिल्कीपुर पर भी चर्चा करेंगे और दिल्ली पर भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो सीधे उनको जोड़ लेते हैं। और मुझे लगता है परिचय की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी पटना से जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से लखनऊ जुड़ से। रहे हैं। हम लखनऊ नमस्कार। से। जी हाँ, वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं। और पटना क्यों मुझे याद आया, क्योंकि वो अभिषेक का हैंगओवर है सर। अभी अभिषेक से आपसे मुलाकात कराई ना, इसलिए आपके मुंह से पटना निकल गया। अभी अपने अनुपम मिश्रा जी उन्हीं के बंधक हैं। वो पटना से आज प्रयागराज पहुंचे हैं और उन्होंने इनको किडनैप किया हुआ है। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का। साहब, मैं सबसे पहले वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास चलता हूं। भट्ट जी, क्या हुआ है अखिलेश यादव को? आज कुछ ज्यादा ही उनका रुदन यहां तक भी सुनाई पड़ रहा था, दिल्ली तक भी, जब वो कैमरों के सामने बैठे हुए थे और रो रहे थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1992 में। और 2 महीने के अंदर जो है 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई थी। तब से लेके आज 33 साल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो डिफॉल्ट सेटिंग है कि हम तो पीड़ितों की पार्टी हैं, हम तो विक्टिम की पार्टी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। अब 30 अब इन पिछले 30 सालों में, 35 सालों में 4 बार आपकी सरकार रह ली, 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव पूरे 5 साल रहे। संभल में आकर के ये राजनीति, जो इनकी ये राजनीति है, इट हैज हिट अ रोड ब्लॉक। क्योंकि वहां पे मामला कम्युनल नहीं है, वहां मामला हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहां पे कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था। और आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई सर्वे करने आप गए क्यों, जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये प्रतिबंधित है। लेकिन वो ये बताना भूल गए, भैया कोर्ट का आदेश था,
वो कोई भी सरकार के आदेश पर वो सर्वे करने नहीं गए थे। तो अब और अभी जो यहाँ पे जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, 9 में 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली। जून 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को मिल गई 37 सीटें। वो एक फ्रीक था, असामान्य घटना थी। उन्होंने ये मान लिया कि यूपी की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक फंडामेंटल चेंज आ गया है। अब जनमानस बीजेपी के खिलाफ हो गया है और 80 में 37 सबको मिल गई हैं। लेकिन उनका ये जो उनका फील गुड फैक्टर था, ये 4 महीने में के अंदर जो है हरियाणा में जब चुनाव हुआ और असेंबली में और 8 अक्टूबर को परिणाम आया तो वहां सरकार बीजेपी की बन गई और 14-19 की तुलना में बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का हरियाणा असेंबली में था 2024 में। एक महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी को भी एक सीट मिल गई। अब आज महाराष्ट्र में हालत ये है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब बीजेपी के का आशीर्वाद पाने को आतुर हैं। तो अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति में क्या स्टैंड लिया जाए, क्या नैरेटिव बनाया जाए। और 24 नवंबर को संभल में घटना हुई थी, अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए कि संभल को कैसे हमें निपटना है। और उन्होंने एक अनूठा आरोप लगाया है कि डीएमएसपी ने दंगा कराया। डीएमएसपी के ऊपर लापरवाही का, अक्षमता का, इनकॉम्पिटेंस का आरोप लगता है। कभी ये आरोप नहीं लगा आज तक किसी भी राज्य में कि डीएमएसपी ने दंगा कराया। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है। ये बड़ी हैरत की बात है। और यही बात उन्होंने आज उन्होंने उसमें और ये जोड़ा कि सरकार की साजिश थी और अफसरों ने इसे अंजाम दिया, अफसरों ने इसे एग्जीक्यूट किया। और यूपी में जो अभी लोग जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें कुंदर की सीट जो बीजेपी जीत गई, जहां पे मुस्लिम आबादी 60% से ऊपर बताई जाती है। इकबाल महमूद विधानसभा में कह रहे थे कि साहब वहां पे मुसलमानों को वोट लूट लिया गया। इसके ऊपर जो प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक राजा भैया ने बहुत आपत्ति की कि क्या जो मुस्लिम विधायक हिंदू बहुल क्षेत्रों से जीत के आते हैं, क्या वो हिंदू वोट लूट करके आते हैं। तो उन्होंने यहाँ तक मांग कर डाली कि इसको कार्रवाई से बाहर निकाला जाए। और लोगों ने भी इसके ऊपर आपत्ति की। तो अब अखिलेश यादव का जो चुनावी गणित है कि हम तो पीड़ित हैं, मुसलमान भी पीड़ित है और तो अब ये चल नहीं रहा है। तो वो लगातार मुसलमानों को संदेश देने के लिए परेशान है। और आज तो जो वहां पे 17 चौकी बन रही है जमा मस्जिद के सामने, उसमें जिस परिवार ने दावा किया था कि ये हमारी जमीन है, आज उसने एफिडेविट सौंप दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस जमीन से हमारा कोई नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। और जो उनका सांसद है संभल का जियाउर रहमान बर्क, उसके ऊपर तलवार लटकी है गिरफ्तारी की। उसके ऊपर 1,92,00,000 का जो है बिजली की चोरी का नोटिस उसके ऊपर है ही। और भी कई मुकदमे हैं। इकबाल महमूद जो वहां का विधायक है उसके बेटे के ऊपर मुकदमा है। तो कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। और 24 नवंबर के बाद से वहां स्थितियां लगातार वहां शांत बनी हुई हैं। और अब तो संभल में एक ऐसा कब्रिस्तान पे लोगों ने कहा है कि इसके ऊपर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार ने कब्जा कर रखा है और मुसलमानों को शव दफनाने के लिए भटकना पड़ता है। तो संभल में जो घटनाक्रम हुआ है, पिछले 6 महीनों में लोकसभा चुनाव, उसके बाद 9 विधानसभा के उपचुनाव और फिर संभल की घटना और अब आ गया मिल्कीपुर। तो इस सब चीजों ने राजनीति में अखिलेश यादव जो उनको ये भ्रम हो गया था कि अब तो हम यूपी के बादशाह हो गए हैं, यहाँ की जो यूपी की राजनीति जो है फिर से पूर्णतया अब जातिवादी जो है डिविसिव पॉलिटिक्स के राह पे चल पड़ी है। तो वो सपना तो उनका ध्वस्त हो चुका है यूपी विधानसभा के उपचुनाव से और हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव से। अब ये मिल्कीपुर की चुनौती आ गई है और मिल्कीपुर चुनाव में इनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पे अपनी बिसात बिछाई है, समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और ये आपको बता दें कि अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट है, जहां लल्लू सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनकी हार का मार्जिन मात्र 50,000 वोट था। और वो भी इसलिए था कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, उसने ये वोट काट दिए थे, जिससे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की विजय हुई और बीजेपी का चुनाव हार गया। तो इस समय अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने बहुत कठिन चुनौती है। और
न केवल मिल्कीपुर, पूरे प्रदेश में भी मुसलमानों का वोट को बचाए रखना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी होने वाली है कि 2027 में कांग्रेस उनके ऊपर बैठेगी, सर के ऊपर, और सारे मुस्लिम बहुल सीटों की में वो कम से कम 150 सीटों की मांग करेगी। तो अखिलेश यादव के लिए अपना जो पीड़ितों का जो उनकी राजनीति है, पीडीए, जो उनका सामाजिक समीकरण पीडीए भी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसका भी जो वैचारिक और राजनीतिक आधार है कि हमने तो पीड़ित जो समाज का पीड़ित वर्ग है उसको हमने इकट्ठा किया है। तो जी ये जी कार्ड अब चल नहीं रहा है यूपी की राजनीति में। जी, ठीक है। अनुपम जी, जिस तरह का इस समय उत्तर प्रदेश में माहौल है, हम लोग ये देख रहे हैं कि लोकसभा के जो नतीजे आए थे और जब लोगों ने देखा अल्टीमेट रिजल्ट कि अरे 37 सीटें अखिलेश यादव को चली गई, 6 सीटें कांग्रेस को चली गई, यानी 80 में से 43 तो इन्हीं के पास चली गई है, तो बहुत सारे लोग शॉक्ड थे। और उसके बाद हमने देखा है हरियाणा के भी नतीजे देखे हैं, महाराष्ट्र के भी देखे हैं, जम्मू कश्मीर और झारखंड के भी देखे हैं। इन 2 राज्यों में जो लास्ट में मैंने नाम लिए हैं, उनमें भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनी, पर हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके का समर्थन उसको मिला है और हिंदू जिस तरीके से यूनाइट हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो संभल में इस समय पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके मद्देनजर एक माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उस समय तक तो संभल इतना इतना क्या प्रकाश में था ही नहीं, हाईलाइट था ही नहीं, जब 9 सीटों का चुनाव हुआ था और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। संभल का कुछ असर आपको मिल्कीपुर में दिखाई देगा क्या? नहीं, देखिए, संभल का असर तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। और एक बार आपने मुझसे निजी बातचीत में कहा था, और इसको मैंने तमाम चैनल्स पे इसको रिपीट भी किया है, कि 2027 का चुनाव संभल पे होगा। 68 तीर्थ निकले हैं, 68, 1.5 दर्जन से ज्यादा कुएं निकले हैं, 68 तीर्थ निकले हैं। और आप देखिए कि योगी सरकार एक एक तीर्थ को बड़ी तरह से डेवलप करना चाह रही है, और उसको एक मतलब काशी और मथुरा और अयोध्या टाइप का एक बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का एक मैप उसके लिए तैयार हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहां पे संभल में, उनका देखिए, मैं कल बयान भी दे, मैं तो कहता हूँ बहुत दिन से रहा हूँ, पर कल मैंने उनका बयान देखा। उन्होंने कहा कि साहब, हम संभल को रिलीजियस टूरिज्म का केंद्र बनाने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, आप इसे समझें। आप इसी अखिलेश यादव को भी अंदाज है कि इसको पूरे प्रदेश में इसका असर आपको जाता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए अखिलेश, आज भी आपने वो देखिए, अखिलेश यादव ने दावा किया कि वहां पे जितने लड़कों की डेथ हुई है तो पुलिस की गोली से हुई है। अब भाई, पुलिस तो पोस्टमार्टम करके आपको गोली निकाल कर दिखा रही है कि साहब पाकिस्तान में बनी हुई गोलियां हैं, तो आपके पास ऐसा दावा करने का क्या हक है? पर दावा तो आप ये भी कर रहे हैं, आपके सांसद की कुंभ मेले में जो डुबकी लेगा वो कितना गंदा पानी है, मर जाएगा। जबकि उस पानी से योगी आदित्यनाथ ने आचमन करके दिखाया, फिर योगी के मंत्री आचमन करके दिखा रहे हैं। दावा तो आप ये भी कर रहे हैं कि कुंभ में कोई तैयारी नहीं है। दावा तो आप ये भी कर रहे हैं कि साहब, जो पत्थर मारे, जो लोग मार रहे थे, उनको 5-5 लाख रुपए आप देके ये भी बता रहे हैं कि दावा तो आपकी टीम ने मिलकर जाके संभल में जिलाधिकारी को जो कागजात दिए कि पूरा संभल जो है ये, अच्छा ये भी बड़ा मजेदार है, पूरा संभल शहर 5 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, और अखिलेश यादव की टीम ने जाकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वक्फ के कागजात दिए हैं, उसमें संभल की 7 वर्ग किलोमीटर, 7, यानी संभल से ज्यादा बड़ा वक्फ का एरिया निकल आया। और मजेदार बात यह है कि ये कागजात देने कोई वक्फ का डेलीगेशन नहीं गया, ये कागजात देने शाही मस्जिद के लोग नहीं गए, ये कागजात देने मुसलमान नहीं गए, ये कागजात देने अखिलेश यादव ने अपना समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भेजा। और देखिए, ये योगी की सरकार है, इससे इसका छेड़छाड़ नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने तुरंत 3 सदस्यीय एक टीम बनाई, कागजात की जांच कराई, कागजात फर्जी निकले। 90 साल पुराना, 92 साल पुराना आप वक्त बता रहे हो, पता चल रहा है किसके नाम से, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी एक मौलाना ने कह दिया कि साहब कुंभ मेले की 55 बीघा जमीन ये वक्फ की है।
अब पुलिस पूछ रही है, अच्छा जरा बताओ सामने आए वो आदमी जिसकी जमीन है, जिसने वक्फ किया है जमीन, वो गायब है। इसी तरह एक कौन बेगम के नाम से वो आपने पूरा संभल से बड़ा इलाका आपने कह दिया वक्फ का है, उसमें कोतवाली भी चली गई, उसमें एसडीएम ऑफिस भी चला गया, उसमें डाकघर भी चला गया, उसमें सारे सरकारी कार्यालय भी चले गए, मंदिर मस्जिद तो चले गए, तो लोगों के घर भी चले गए। तो अब वहां पे तो उन्होंने कह दिया, साफ कह दिया, वो तो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो आपने फर्जी कागजात दिए। अब फर्जी कागजात में फंसेगा कौन? फंसेंगे यही ना जो अखिलेश यादव का डेलीगेशन लेके गया था। और आपने योगी के बारे में एक बात और देखा, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि अगर कानून का उल्लंघन या कानून के सामने कौन आदमी खड़ा है। आजम खान जैसे आदमी को उन्होंने किस हालत में पहुंचा दिया आपने देखा है। आपने और अब बर्क की हालत देख लीजिए, ऐसी ऐसी एफआईआर ने। आप देखिए बर्क यहाँ पे आते हैं जब अपनी एफआईआर क्वैश कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो वो कहते हैं दंगे वाली एफआईआर क्वैश कर दीजिए, बिजली चोरी की एफआईआर नहीं लाते, क्योंकि उन्हें मालूम उसमें तो एकदम रब गए हैं। एक्सीडेंट वाली एफआईआर नहीं लाते, उनके अब्बा ने जो सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी वो एफआईआर नहीं लाते, क्योंकि उन्हें मालूम है इस सब में उनका नपना एकदम तय है। उनके जो मकान पे बुलडोजर चलने वाला है उसके लिए कंप्लेंट में नहीं आते, वो हाईकोर्ट ही नहीं गए, उन्हें मालूम है कि उनका केस कितना ज्यादा कमजोर है। रही बात मिल्कीपुर के चुनाव की, तो मिल्कीपुर के चुनाव को कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 6 बार जीता है, पहले इसको समझ लीजिए, 6 बार 7 बार, 5 बार वहां पे मित्रसेन यादव जीते हैं। 5 बार मित्रसेन यादव जीते हैं, उसमें से 3 से 4 बार वो कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हैं, 1 बार सपा से जीते हैं, 1 बार उनका लड़का जीता है, 1 बार उनका शिष्य जीता है। हाँ, तो मित्रसेन यादव का पूरा वहां एक गैंग। जब से उसके बाद पिछली 3 बार से ये विधानसभा सुरक्षित हो गई, यानी कि यहां से सिर्फ दलित चुनाव लड़ सकते हैं। इस सुरक्षित होने के बाद 2 बार इसको समाजवादी पार्टी और 1 बार भाजपा ने जीता है। 2 बार अवधेश प्रसाद ने जीता है और 1 बार गोरखनाथ ने जीता है। तो गोरखनाथ भी चूंकि पासी बिरादरी से आते हैं, अवधेश भी पासी बिरादरी से आते हैं। इसमें भी ध्यान दीजिए कि 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने ये सीट 13,000 वोट से निकाली थी। 2024 के चुनाव में जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको वो कहते हैं कि अयोध्या जीत लिया, तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पांच चुनाव क्षेत्र है, 5 विधानसभा है, उसमें से एक में अवधेश हारे थे, उसका नाम है अयोध्या। तो अयोध्या में तो अवधेश हारे थे, जिनको अयोध्या नरेश बताकर अखिलेश यादव बाकायदा हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे, बदतमीजी कर, तो वो कह रहे थे अयोध्या, बल्कि अयोध्या वो हारे थे। दूसरी बाकी 3 विधानसभा उन्होंने अच्छे वोट से जीती, और जो सबसे कम वोट से उन्होंने जीती वो जीती उन्होंने मिल्कीपुर वो केवल 7,000 वोट से जीते, जबकि सामने एक छत्री कैंडिडेट था लल्लू सिंह। इस बार तो आपके सामने एक दलित कैंडिडेट होगा, और अगर गोरखनाथ को यहां से टिकट इस बार मिल जाता है तो मैं चुनावी भविष्यवाणी कभी मैंने आपके देखे चैनल में कहीं नहीं करता मैं, पर मैं आपको दावा कर रहा हूं कि अगर गोरखनाथ इस सीट को लड़ते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा हारेगी, बहुत लंबे मार्जिन से हारेगी, बहुत बुरी तरह हारेगी। बसपा इस बार लड़ रही नहीं, बसपा ने पिछली बार एक कोयरी कैंडिडेट खड़ा किया था, इस बार बसपा लड़ नहीं रही है, तो कोयरी क्या, उनको कोयरी वोट भी अपनी जगह है। दूसरी बात, 13,000 की लीड विधानसभा में घट के 7,000 रह गई, और इस बार तो अवधेश भी नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है। उनके लड़के की बिहेवियर को लेके ऑलरेडी वहां पे बड़ी नाराजगी भी है। तो प्लस आप जानते हैं उपचुनाव तो ऐसे भी सरकार का माना जाता है, पिछली बार 9 में से 7 सीट निकाल के दिखा दिया। अखिलेश यादव का ईगो इतना है कि वो उपचुनाव में प्रचार तक नहीं करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां सभा कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री वहां दूसरी और तीसरी बार जा रहे हैं, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभा कर रहे हैं। वो तो केवल उपचुनाव में तब करते हैं कि वो मैनपुरी का उपचुनाव हो, वरना वो जाते ही नहीं। इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें उपचुनाव में जाने की वो नहीं। मेरा दावा है कि अगर गोरखनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी लंबे मार्जिन जीतेगी। और याद रखिएगा, मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, मैं कर रहा हूं। इसका एक पहलू और देख लें, मैंने आज कहा था कि मैं जल्दी जाऊंगा सर, तो इसलिए इसको एक पहलू मैं 2 मिनट और चाहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, और वही जाके फैजाबाद से सांसद बने, और जब फैजाबाद से सांसद बने तो फिर उनको अयोध्या का नरेश कह के अखिलेश यादव ने वो घुमाया, हर जगह उनको साथ लेके घूमते थे, पार्लियामेंट में उनको साथ लेके बैठते थे। और अयोध्या नरेश वैसे भी भगवान राम के अलावा और कौन होता है भाई, आप जानकर उनको इस तरह की बातें कह के आप हिंदुओं को टॉन्ट कर रहे थे, उनको ताने दे रहे थे, उनको बेइज्जत कर रहे थे। तो अयोध्या नरेश कह के इन्होंने इतना तमाशा बनाया। वो अलग बात है कि जब वो मोहित खान वाला कांड हो गया बदरसा का, जिसमें उसने एक
ओबीसी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया गैंगरेप वाला। उसके बाद से इन्होंने अयोध्या नरेश कहना बंद कर दिया और उनको अपने साथ घुमाना भी बंद कर दिया। जहां तक अवधेश प्रसाद का सवाल है, तो पिछले चुनाव में एक नारा दिया था उन्होंने मिल्कीपुर नहीं, फैजाबाद में, कि ना मथुरा ना काशी, जीतेगा अवधेश पासी। तो उन्होंने उसके बाद भगवान राम को भी लेके तमाम कमेंट्स हुए थे। आज मैं देख रहा था अवधेश प्रसाद बयान दे रहे थे, तो राम के नाम के पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान, जय श्री राम जी वगैरह सब लगा रहे थे। तो ये तो एक खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि अवधेश प्रसाद को भी समझ में आ गई कि हवा जो इधर बह रही। तो पहली बात तो एक बात जान ले, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मैं आंकड़ों के लिहाज से सिद्ध करता हूं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी हारी थी। समझने की कोशिश कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से हार रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन कुछ नहीं बचा। कितने लंबे मार्जिन से वो जीते थे, वो लाख 1.5 लाख के मार्जिन पे आ गए। अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से हारती हारती बची। आपने देखा तमाम जगह। तो भाजपा हारी थी, सपा जीती नहीं थी। लेकिन वो 37 सीट पाकर अखिलेश यादव को हमेशा की तरह वो एकदम हवा में चले गए। और उसके बाद कायदे से 9 में से 7 सीटें हारने के बाद उनका कुछ ना कुछ, जिसे कहना चाहिए, मिजाज जमीन पे आना चाहिए था। लेकिन अभी तक उस तरह वो क्या कर रहे हैं, लगातार कुंभ मेले को निशाना बना रहे हैं, वो लगातार उसको संभल को निशाना बना रहे हैं, वो शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आवास में शिवलिंग खुदी हुई है, उसको खोद लो। तो वो पता नहीं क्यों लगातार वो, और उनके जो अभी आपने देखा सपा सांसद जो चंदौली से है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब वो जो संभल में वो जो देवियों की तस्वीरें निकली है दीवारों पे, वो तवायफ देवी। जरा सोचिए, जरा हिमाकत देखें, हिम्मत देखें और बदतमीजी देखें। तवायफ देवी उसका नाम दिया इन्होंने। और मतलब हमारे यहाँ जो बावड़ी में जो निकली है, और वो बावड़ी जो कि सुरंग से बाके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई है, उस बावड़ी को कह रहे हैं अय्याशगाह है। तो उस और देवियों की तस्वीरों को तवायफ कह रहे हैं। कुंभ मेले में कह रहे हैं नहा लोगे तो मर जाओगे। और वहां पे लगातार जिस तरह का अटैक पे अटैक चला आ रहा है हिंदुज्म पे। अच्छा, इनको इनको प्रॉब्लम और आ रही है। वैसे तो सही पूछे तो मुस्लिम वोटों के हवाले से समाजवादी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है, पर वो 2 कारणों से डर रहे हैं। एक तो एमआईएम लगातार इनके वोट काट रही है जहां जहां लड़ रही है, तो वो एमआईएम से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट उसको लेकर डर रहे हैं। दूसरे, चंद्रशेखर रावण जहां भी आता है, वो ज्यादा नहीं 2-4-5 हजार वोट, अब यहाँ तो 7,000 की लीड ही थी ना, अगर 5,000 वोट उसने काट दिए फिर तो गया एकदम खैर। तो ये मुस्लिम वोट को लेकर उनको समझ में आया कि जब तक हम हिंदुओं पर प्रहार नहीं करेंगे, हमारा मुस्लिम वोट पक्का नहीं होगा। तो औरंगजेब की हवेली के लिए लड़ते हैं, मुगल म्यूजियम के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ लगातार जो हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं, कुंभ मेला है और कल की अवतार हैं और शिवलिंग, सबको बदजुबानी धुआंधार चल रही है। मेरा अपना मानना है, और मैं आज आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं ओंकार सर, कि यदि गोरखनाथ में, अगर गोरखनाथ का टिकट कट जाता है किसी का कारणवश, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि गोरखनाथ की लल्लू सिंह से नहीं बनती। लल्लू सिंह जो कि वहां पे प्रभारी हैं इस चुनाव के, तो उनकी बनती नहीं, तो वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर गोरखनाथ वहां से पहले विधायक रह चुके हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, वही कोर्ट गए थे जिसकी वजह से ये चुनाव टल गया था, और लोगों ने उन्होंने वहां काम किया। अगर गोरखनाथ जो खुद भी पासी समुदाय से आते हैं, अवधेश प्रसाद के, क्योंकि वहां जो 1.25 लाख दलित वोट है उसमें 75,000 पासी है, तो अगर गोरखनाथ को टिकट मिल जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, तो मेरा दावा है आपके चैनल पे कि यहाँ पे सपा हारेगी नहीं, सपा बहुत बुरी तरह हारेगी। ओके, अनुपम जी को जाना है, प्रोग्राम से पहले ही बात ये हो गई थी, लेकिन जाते जाते आप दिल्ली पर भी एक टिप्पणी करके जाइए। अनुपम जी, दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर समय बताएगा, फरवरी बताएगी। लेकिन एक बात जो फिलहाल नजर आ रही है कि केजरीवाल भयभीत है। केजरीवाल भयभीत इसलिए है कि 10 साल जो आदमी सत्ता में रहा हो, उससे फिर अपेक्षा ये होती कि वो अपना रिजल्ट कार्ड दिखाएगा, वादे नहीं करेगा। 10 साल बाद आदमी अपना दिखाता है, हमने ये किया है। और आरटीआई से निकल के आ रहा है कि 10 साल में आपने एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाया। नजरों से देखने में समझ में आ रहा है कि सड़कें बेकार हो गई हैं। यमुना का बार बार आपने ये तक कहा था 2019 में कि हमको वोट मत देना 2025 में अगर यमुना साफ ना हो, इतनी बार वादा किया था। अब आप कह रहे हैं कि यमुना को साफ करने से वोट ही नहीं मिलता। बताइए जरा, बेशर्मी की लिमिट। केजरीवाल को 2 बातें समझ में आ गई कि पहली बात तो ये कट्टर ईमानदार वाली उनकी छवि थी, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दूसरे, वो ये भी समझ चुके हैं
कि अस्पताल ले लो, स्कूल ले लो, सड़कें ले लो, यमुना ले लो, तमाम चीजें ले लो, इन सब को देखते हुए उनका जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात थी वो भी खत्म हो चुकी है। शीश महल ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। और मैं फिर कहूंगा, दो बातें ध्यान रखिए। एक तो कल जो आकाश आनंद ने, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो मायावती के भतीजे हैं, उन्होंने जो दो लाइनों में जो बात कही वो मैं तरस रहा था कि कोई भाजपा का नेता तो कहे। उन्होंने कहा कि ये 200 यूनिट बिजली के लिए दिल्ली वालों, सोचो तुमने क्या खोया। तुमने एक हेल्थ सर्विस खो दी, तुमने एजुकेशनल सर्विस खो दी, तुमने सड़कें खो दी, तुमने वातावरण खो दिया, प्रदूषण ले लिया, और तो और तुमने अपनी यमुना खो दी। ये बड़ी बात लगी। दूसरी बात, केजरीवाल का डर इस तरह भी नजर आता है। और एक सवाल ये भी है उनसे मेरा, और मैं 3-4 दिन से इसको लगातार कह रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि इसको कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं और भाजपा वाले भी उठा रहे हैं, कि जब वो भाजपा से पूछते हैं कि तुम्हारी बारात का दूल्हा कौन है, तो एक बार केजरीवाल से भी पूछा जाए कि तुम्हारी बारात का दूल्हा क्या है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दफ्तर तुम जा नहीं सकते, फाइल तुम साइन कर नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री तुम हो नहीं सकते। और आतिशी मारलेना से तुम इस कदर घबरा गए हो कि कहीं ना कहीं मेरी जीतन राम मांझी ना हो जाए, तो तुमने उनको पहले ही काम चलाओ मुख्यमंत्री कह दिया, टेम्पररी मुख्यमंत्री कह दिया। यानी तुम आतिशी की जगह किसी और को लेकर आना चाहते हो। तो आप आतिशी से भी डर रहे हैं, आप हर जगह से डर रहे हैं। तो केजरीवाल इज इन अ बैड शेप। अब सिर्फ देखने वाली बात यह होगी कि साहब, लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में उन्होंने जिस तरह वहां पे ढेर सारी इलीगल बस्तियां बनाई हैं, इलीगल वोटर्स बनाए हैं, उसका भी अपना एक असर आता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल का जो डर है वो डर अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए। समय कम था आपके पास, फिर भी आप प्रोग्राम में आए 8:30 बजे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, वापस आते हैं मिल्कीपुर पर। योगी आदित्यनाथ लगातार वहां जा ही रहे थे और सुनते हैं कि 6 मंत्रियों की ड्यूटी उन्होंने लगाई है। तो जिस तरीके से, जितनी सिंसियरली, जितनी गंभीरता से योगी आदित्यनाथ हर टास्क को पूरा करते हैं, मुझे लगता है कि संभल के बाद, संभल तो ऑन गोइंग प्रोसीजर है, वो चल रहा है अभी, लेकिन अब उनका फोकस मिल्कीपुर रहेगा अगले 20-25 दिन। तो आप म्यूट से, जी जी जी, आपने म्यूट अब किया। ठीक है, तो अब ठीक। सपा जीती नहीं, भाजपा हारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कॉन्ट्रडिक्शन थे, जो भी विवाद था, वो जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो सारे मामले सब तय हो गए हैं। अब कहीं कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है जिससे संगठन में कहीं कोई की जो ओवरऑल जो संगठन की जो एफिशिएंसी है उसमें कहीं कोई कमी आए। और ये बात प्रमाणित भी हो गई है जिस तरीके से यूपी में 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ और बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जो लीडरशिप अब यूपी में है वो अनडिस्प्यूटेड है। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान। केजरीवाल भी लखनऊ आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इनको हटा दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सारी बातें अब एकदम जो है इतिहास के में अब दफन हो चुकी हैं। तो योगी जी की जो एकदम जो एक सुस्पष्ट जो लीडरशिप है, और दूसरे वो अगस्त से आप अगर देखें बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है, शेख हसीना वासिस जब तख्ता पलट हुआ, और जिस तरीके से योगी जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार अत्याचार का मामला उठाया, लगातार उठाया, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के पहले जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया, हरियाणा के पहले बटेंगे तो कटेंगे। तो एक बिल्कुल अनअपोलोजेटिक राष्ट्रवादी के नेता के रूप में जो उनकी केवल यूपी ही नहीं, देश के अंदर ही बल्कि देश के बाहर भी एक उनकी बहुत स्पष्ट छवि उभरी है कि ये एक ऐसा नेता है जो बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है। उसका नैरेटिव बिल्कुल क्लियर और कैटेगोरिकल है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई भ्रम नहीं है, कहीं कोई ग्रे एरिया नहीं है। जो भी कुछ है वो सब बहुत डिफाइंड है। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में बहुत साफ कहा कि यह देश
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के मूल्यों आदर्शों पर चलेगा। यह देश बाबर और औरंगजेब के मूल्यों नीतियों पर नहीं चलेगा। तो इतनी क्लियर और कैटेगोरिकल बात कहने वाला नेता मैंने देश में आज तक नहीं देखा। और ये नेता की राजनीतिक ताकत और जिस राजनीतिक लाइन पे वो चल रहा है, ये उसके आत्मविश्वास का ही द्योतक होता है, उसी का प्रतीक होता है जो बात वो नेता कहता है। तो योगी आदित्यनाथ में ने कभी भी डिप्लोमेटिक भाषा में, गोलमोल भाषा में या प्रतीकात्मक भाषा में कभी कोई बात नहीं कही है। आपको याद होगा 2023 में जब इलाहाबाद में उमेश पाल की हत्या हुई थी और अतीक अहमद का नाम आया था, तब योगी जी ने विधानसभा में कहा था मट्टी में मिला देंगे। आज जो है पूरा अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया था इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, पूरा उसका पूरा माफिया अंपायर ध्वस्त हो गया है, जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए उसने बनाया था। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही दृढ़ कुशल प्रशासक की जो छवि बनाई है, और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सेकुलर जो गैंग के तमाम प्रयासों के बाद आप योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी साबित नहीं कर सके, क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई है, आप अगर पिछले 8 साल में जो पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ है, तो उसमें मुसलमान अपराधियों की जो संख्या है वो उतनी ही है जितनी की यूपी की आबादी में उनकी हिस्सेदारी है। उसमें सभी जातियों के लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें जो है सवर्ण भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं और कुछ दलित भी हैं। तो ये जो आपने एक उनकी छवि बनाई थी कि बुलडोजर केवल जो है चलता है मुसलमानों के खिलाफ, तो उनको ये याद होना चाहिए कि बलिया में जिला भाजपा कार्यालय पर भी बुलडोजर चला था नगर पालिका का, और उसको भी गिरा दिया गया। और जो जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है, वो चला है बनारस में, वो चला है कानपुर में, अभी चला है चंदौसी में, लगभग हर बड़े शहर में चला है, और उसमें सभी के उसमें व्यापारी वर्ग बुरी तरह उसमें उससे प्रभावित हुआ है। तो ये छवि तो आप उनकी बना नहीं पाए, और जो उनकी कुशल प्रशासक की जो छवि है, आज भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा एसेट है। और आज यूपी में आप जाइए कि ये यहाँ 75 जिले हैं, 600 से ऊपर नगर यहाँ पे नगर हैं, शहर हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है। एक बात आपको समान रूप से मिलेगी, पूरे प्रदेश में आपको बिजली की समस्या से परेशान आपको एक नागरिक कहीं नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश में कहीं भी आपको कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो आपको कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा परेशान नहीं मिलेगा कि साहब यहाँ पे लफंगे गुंडों का राज है और हमारे बच्चों का, लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना, स्कूल जाने में हमें समस्या होती है, जो डर लगता है, वो डर अब यूपी से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और ये कोई मैं कोई मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं दावा कर रहा हूँ उनकी, ये आम आदमी फील कर सकता है कहीं भी पूरे प्रदेश में। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज ए कांस्टेंट स्ट्रगल। लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, स्थापित करना, बनाए रखना, उसको और मजबूत करना, ये लगातार चलने वाला काम है, ये सतत प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती है। तो जो लोगों ने झेला है समाजवादी पार्टी के सरकारों के राज में, उससे स्थिति बहुत 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 बेहतर है। और यही जो है योगी जी का एसेट है, यही पूरे बीजेपी का एसेट है, जो यूपी के बाहर भी बीजेपी के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। तो इसलिए जो बात अभी अनुपम ने कही मिल्कीपुर के बारे में, केवल मिल्कीपुर नहीं, अब तो 2 साल बाकी है यूपी विधानसभा के चुनाव में, मार्च 2027 में चुनाव होगा। तो ये अब जो है योगी जी की जो प्रशासनिक क्षमता का जो सिक्का है, वो अब स्थापित हो चुका है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटें। तो वो रोज एक नई बात, आप देख रहे हैं संभल में, वो एक ही बात को लगातार कई भिन्न भिन्न तरीकों से दोहरा रहे हैं, और वो कभी डेलीगेशन भेजते हैं। अब आज बोल रहे थे कि पहले भेजा, रोक दिया, आज क्यों जाने दिया, क्या छुपाना चाहते थे, आपने 5-5 लाख रुपए पकड़ा दिए भाई। और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो मारे गए पुलिस की गोली से, उनका पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम जो है मेडिको लीगल सिस्टम के तहत होता है, और वो कोर्ट में उसकी स्क्रूटनी होती है, उससे प्रमाणित हो चुका है कि इसमें कहीं पुलिस की गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जो है कार्ट्रिज, खाली कारतूस भी मिल चुके हैं,
उसकी भी जांच हो रही है। तो ये जो है एक हारी हुई लड़ाई जो है संबंध में लड़ रहे बिल्कुल। हैं। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जामा मस्जिद एक्शन कमेटी संभल ने पिछले फ्राइडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है। वो दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, लेकिन वहां पे मस्जिद कमेटी के सामने ये समस्या आने वाली है, उसको ये साबित करना होगा कि वो उस मस्जिद की को के केस को रिप्रेजेंट करने का कानूनी आधार रखती है, क्योंकि 1920 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1904 के अनुसार 1920 से यह प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई की प्रॉपर्टी है। तो अब ये सवाल उठेगा कि इसके ऊपर ये मस्जिद कमेटी का कब्जा कैसे बना हुआ है। और 2018 में एएसआई मस्जिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर भी कर चुकी है। और इसी अभी नवंबर 29 को एएसआई ने चंदौसी सिविल जज के यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि जामा मस्जिद कमेटी को वहां से इविक्ट किया जाए और इसका कब्जा एएसआई को सौंपा जाए। ये मामले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आएंगे, तो उससे भी ये पूरा घटनाक्रम जो है एक नया मोड़ लेगा, और जो निश्चित वीरेन तौर जी। पर समाजवादी जी पार्टी के लिए एक समस्या पैदा करेगा। वीरेन जी, एक टिप्पणी आपकी भी दिल्ली चुनाव पर चाहूंगा। दिल्ली में इस बार जिस तरह के गंभीर एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल पर हैं, 10-11 साल का एक तरीके का कुशासन ही है। जी जी कुछ जी। चीजों की चर्चा तो अभी अनुपम जी ने की थी, और तमाम दावे वो सब एक तरीके से कारपेट के नीचे इन्होंने दफन कर दिए। और बच्चों की कसम, और सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़े घर में नहीं रहूंगा, आशीष महल बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री बीज के चक्कर में लोगों को फंसा करके इन्होंने जम करके भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी फिर से तैयारी के साथ आ रही है। लग क्या रहा है इस बार आपको, माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, जून 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में बीजेपी 52 सीटों पर उसकी बढ़त थी। बीजेपी ने दिल्ली लोकसभा की 7 में सातों सीटें जीत ली। 52 सीटों पे उसकी बढ़त थी, 18 पे आम आदमी पार्टी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की टेम्पलेट को विधानसभा चुनाव में दोहराया नहीं जा सकता। वो माहौल अलग होता है, मुद्दे अलग होते, टर्फ अलग होती है। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आएगी कि जो इन्होंने फ्री बिजली का देने का दावा किया था, आज की तारीख में बिजली कंपनियों का 13,000 करोड़ रुपया बाकी है, जो दिल्ली की सरकार को बिजली कंपनियों को देना है, जो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। उन्होंने 2100 या 2200 महिलाओं को हर महीने देने का वादा और कर लिया है। और उनका दावा है कि 40 लाख महिलाओं का उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो दिल्ली में चुनौती होने वाली। और मुझे केवल एक बात याद आती है, 2017 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ यहाँ प्रचार करने आए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी का काम नहीं, कारनामा बोलता है। और यही काम उन्होंने दिल्ली में किया। और प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले से समाजवादी पार्टी उबर नहीं पाई उस चुनाव में, और उसकी सीटें जो हैं 47 पे तक सिमट गई थी। वही स्ट्रैटेजी प्राइम मिनिस्टर की दिल्ली में है, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा घोषित कर दिया है। अब इस आपदा वाले हमले से आम आदमी पार्टी के लिए उबरना बहुत कठिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि जितना वो इसके खिलाफ बोलते हैं, इसका वो प्रतिकार करते हैं, उतना वो बीजेपी के इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने तो कई आपदाएं हैं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनको यही नहीं मालूम है कि इलेक्शन किस मुद्दों पे लड़ा जाना है। तो ये आपदा उनकी भी है, उनके पास भी कोई नेता नहीं है। और दिल्ली में ये आम चर्चा है कि वो आतिशी को हरवाना चाहते हैं, वो सिसोदिया को हरवाना चाहते हैं, वो एकदम किसी बिल्कुल नए अपने एक पालतू एक एक प्लायबल और एक बहुत ही ऐसे आदमी को वो चाहते हैं जो जो मुख्यमंत्री बने। उनको ये मालूम है वो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो ये नेता का संकट जो वो बता रहे हैं बीजेपी के लिए है, वो उनके लिए भी है। और मुझे ये भी लगता है
कि वहां पे जो उनका मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस से, प्रवेश वर्मा बीजेपी से हैं, और दोनों लोग सांसद रह चुके हैं दिल्ली से। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी ही सीट बचाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए, और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली के बारे में भी अपने विचार जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।